नमस्कार, राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल त्रिनेत्र अकेडमी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल। राजस्थान ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के लिए हम रोज़ाना आपके समक्ष वीडियो लाते हैं और सभी वीडियो बहुत ही अच्छे लेवल के वीडियो होते हैं। आज हम आपके समक्ष लाए हैं 3 टॉपिक को सम्मिलित करके एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे लेवल का वीडियो। इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छे इसमें क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। इसमें टोटल 33 क्वेश्चन होंगे। ये तीनों टॉपिकों के नाम हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं, स्थलाकृतियां एवं वायुमंडल, ये 3 टॉपिक। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाने वाले अंतर्जनित बलों का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग की रेडियोधर्मी और तापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है पटल विरूपण किस प्रकार की भू आकृतिक प्रक्रिया है? अंतर्जनित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है महाद्वीपीय निर्माणकारी हलचलों की दिशा कैसी होती है? लंबवत, ऊपर या नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन है पर्वत निर्माणकारी हलचलों में बल किस दिशा में कार्य करता है? क्षैतिज, स्पर्श रेखीय। अगला क्वेश्चन है चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने, फूटने या स्थैतिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। अगला क्वेश्चन है अनाच्छादन में मुख्य रूप से कौन सी 4 प्रक्रियाएं शामिल होती है? अपक्षय, वृहद, परिवहन और अपर्दन। अगला क्वेश्चन है जल योजन किस प्रकार के अपक्षय का एक प्रमुख प्रकार है? रासायनिक अपक्षय का प्रकार है जल योजन। अगला क्वेश्चन है लोहे से युक्त चट्टानों में ऑक्सीजन और जल के संपर्क से जंग लगने की प्रक्रिया भू आकृतिक विज्ञान में क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है कार्बोनेशन की प्रक्रिया का सबसे अधिक विनाशकारी प्रभाव किन चट्टानों पर पड़ता है? चूना पत्थर और डोलोमाइट पर। अगला क्वेश्चन है अपदलन या प्याज की तरह चट्टानों की परतों का उखड़ना किस अपक्षय का परिणाम है? भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, तापीय भिन्नता और भार मुक्ति के कारण। अगला क्वेश्चन है वृहद क्षरण के लिए उत्तरदायी एकमात्र मुख्य प्रेरक बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी वृहद क्षरण के लिए उत्तरदायी एकमात्र मुख्य प्रेरक बल है। अगला क्वेश्चन है सोलिफ्लक्शन या मृदा सर्पण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस जलवायु क्षेत्र में देखी जाती है? परिहिमानी या टुंड्रा क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है भूस्खलन और पंख प्रवाह में से किस में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है? पंख प्रवाह में सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है मलबे के तीव्र गति से ढलान के सहारे लुढ़कने को क्या कहा जाता है? मलबा अवधाव। अगला क्वेश्चन है हीव, स्लाइड और फ्लो किस भू आकृतिक प्रक्रिया के प्रकार है? वृहद क्षरण के। अगला क्वेश्चन है अपरदन और अपक्षय में मुख्य अंतर क्या है? अपरदन एक गतिक प्रक्रिया है जबकि अपक्षय क्षैतिज है। अगला क्वेश्चन है जल या हवा द्वारा चट्टानों के टुकड़े को आपस में टकराकर घिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सन्निघर्षण। अगला क्वेश्चन है जब अपरदन का कारक जैसे नदी या हवा चट्टानों पर बालू या कंकड़ की मदद से रगड़ मारता है तो उसे क्या कहते हैं? अपघर्षण। अगला क्वेश्चन है घुलनशील चट्टानों का जल में घुलकर बह जाना क्या कहलाता है? क्षारण। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एक्शन का संबंध मुख्य रूप से अपरदन के किस कारक से है? नदी, बहता जल और समुद्री लहरों से। अगला क्वेश्चन है तापांतर के कारण चट्टानों के कणों के ढीले पड़ने को क्या कहते हैं? कणिकामय विघटन। अगला क्वेश्चन है अवनालिका अपरदन किस प्रकार के अपरदन का उन्नत रूप है? रिल अपरदन का उन्नत रूप है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के चंबल बेसिन में बीहड़ का निर्माण किस अपरदन का परिणाम है? अवनालिका अपरदन का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के अपक्षय में चट्टान के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है? भौतिक अपक्षय में। अगला क्वेश्चन है केविंग की प्रक्रिया किस अपरदन कारक से संबंधित है? भूमिगत जल और समुद्री लहरों से। अगला क्वेश्चन है जब गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टानों के टुकड़े बिना किसी माध्यम के गिरते हैं तो उस मलबे को क्या कहते हैं? टेलस या स्क्री। अगला क्वेश्चन है भूआकृतिक प्रक्रियाओं को ऊर्जा मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से।
अगला क्वेश्चन है, चट्टानों का खनिजों में टूटना कौन सा अपक्षय है? रासायनिक अपक्षय। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों की तलहटी में जमा हुए त्रिकोणीय मलबे के ढेर को क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख नदी द्वारा ये बनते हैं, उन्हें जलोढ़ पंख कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक अपक्षय में कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? वनस्पतियों की जड़ें, केंचुए, चूहे और मानवीय गतिविधियाँ। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक विघटन मुख्य रूप से किन चट्टानों में होता है? जिन चट्टानों में स्पष्ट जोड़ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाकिंग की प्रक्रिया अपरदन के किस कारक द्वारा की जाती है? हिमनद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तुषार क्रिया के कारण चट्टानों का टूटना किस जलवायु की विशेषता है? शीत और शीतोष्ण जलवायु, उच्च अक्षांश ऊंचाई का। अगला भाग है स्थलाकृतियाँ और उनका विकास। इसमें 34 से 66 तक क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन है, नदी की युवावस्था में बनने वाली वी आकार की घाटी का अत्यधिक गहरा रूप क्या कहलाता है? गार्ज या कैनियन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी पर स्थित है, जो कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसकी गति धीमी होने के कारण पर्वत पदीय क्षेत्रों में कौन सी स्थलाकृति बनती है? जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु। अगला क्वेश्चन है, विसर्प का निर्माण किस नदी कि किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, गोखुर झील का निर्माण किससे होता है? नदी के विसर्प के कट जाने से होता है। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण नदी किस अवस्था में होता है? वृद्धावस्था में होता है डेल्टा का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर क्षेत्रों में धरातली जल के रिसाव से बनने वाले छोटे गर्त क्या कहलाते हैं? सिंक होल या विलियन रंध्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कई सिंक होल के आपस में मिल जाने से बनने वाले बड़े गर्त को क्या कहते हैं? डोलाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, युवाला और पोल्जे किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं? कास्ट चूना पत्थर स्थलाकृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर की गुफाओं में छत से लटकते हुए चूने के स्तंभों को क्या कहा जाता है? स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर की गुफाओं में फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते चूने के स्तंभों को क्या कहा जाता है? स्टेलेग्माइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंधी घाटी का निर्माण किस क्षेत्र में होता है? कास्ट चूना पत्थर प्रदेशों में होता है। अगला क्वेश्चन है, हिमनद द्वारा निर्मित कुर्सीनुमा गर्त को क्या कहते हैं? सर्क या कोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब दो सर्क आपस में मिलते हैं तो उनके बीच की नुकीली कटक क्या कहलाती है? अरीट कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, हिमनद के पिघलने पर उसके द्वारा लाए गए मलबे के निक्षेपण से उल्टी नाव या अंडे की टोकरी जैसी स्थलाकृति क्या कहलाती है? ड्रमलिन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, हिमनद द्वारा निर्मित यू आकार की घाटी जब समुद्र के जल से भर जाती है तो उसे क्या कहते हैं? फियोर्ड तट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमनद के पिघले हुए जल द्वारा रेत और बजरी के लंबे संकरे और घुमावदार कटक के रूप में जमाव क्या कहलाता है? एस्कर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठोर और मुलायम चट्टानों के लंबवत रूप से स्थित होने पर हवा के अपरदन से बनी आकृति क्या कहलाती है? यार डाग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, हवा के अपरदन से कठोर चट्टान का ऊपरी हिस्सा मेज के आकार का और निचला हिस्सा संकरा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? छत्रक शिला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलों में कठोर और मुलायम चट्टानों की क्षैतिज परतों के अपरदन से बनी दवातनुमा आकृति क्या कहलाती है? ज्यूजेन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, हवा के निक्षेपण से बनने वाले अर्धचंद्राकार बालू टीलों को क्या कहते हैं? बरकान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बिना वनस्पति वाले मैदानी भागों में पवन द्वारा उड़ाई गई बारीक मिट्टी के निक्षेप को क्या कहते हैं? लोएस का मैदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसेलबर्ग का निर्माण किस अपरदन कारक द्वारा होता है? पवन द्वारा शुष्क क्षेत्रों में होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री लहरों के अपरदन से तटीय चट्टानों में बनने वाली गुफा के आर पार हो जाने पर बनी मेहराब नुमा आकृति क्या कहलाती है? प्राकृतिक मेहराब कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री मेहराब की छत गिर जाने पर जो अकेला स्तंभ समुद्र में खड़ा रह जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तट के समानांतर रेत और बजरी के लंबे जमाव को जो समुद्र को तट से अलग करता है क्या कहते हैं? रोद या स्पीट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैगून झीलों का निर्माण किन स्थलाकृतियों के पीछे होता है? तटीय रोधिकाओं के पीछे होता है। अगला क्वेश्चन है, रिया तट का निर्माण कैसे होता है? नदी घाटियाँ जो वी आकार के नदी घाटियाँ होती हैं कि समुद्र में डूब जाने से होता है। अगला क्वेश्चन है, डालमेशियन तट किस प्रकार का तट है?
जब पर्वतीय कटकें तट के समानांतर हो और समुद्र में डूब जाए। अगला क्वेश्चन है, प्लेया झीलें किस रूप में किन क्षेत्रों प्लेया झील मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जैसे रेगिस्तान के बेसिन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नदी विसर्प के उत्तल किनारे पर निक्षेपण से क्या बनता है? पॉइंट बार बनता है। अगला क्वेश्चन है, बाजादा का निर्माण किन स्थलाकृतियों के मिलने से होता है? कई जलोढ़ पंखों के आपस में मिलने से होता है। अगला क्वेश्चन है, पेडी प्लेन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? एल सी किंग ने किया था। भाग 3 है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। इसमें 67 से 100 तक क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन है, वायुमंडल में आयतन के अनुसार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कुल मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है? लगभग 99% है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा है 78.08 और ऑक्सीजन की मात्रा है 20.95। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आर्गन हो जाएगी 0.93। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा वर्तमान में लगभग कितनी है? 0.03% या 0.04% के करीब। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जलवाष्प की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जलवाष्प की मात्रा तेजी से घटती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? जलवाष्प की मात्रा घटती है। ऊपर जाते हैं तब भी घटती है और भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तब भी घटती है। अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तब घटती है, अगर भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तब तो बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, मतलब कि जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो बढ़ती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो घटती है। किसकी मात्रा? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, धूल कण मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्यदेव और सूर्यास्त के समय आकाश का लाल नारंगी रंग किस प्रक्रिया के कारण होता है? धूल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती है? क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान के घटने की सामान्य ह्रास दर क्या है? तो प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई ध्रुवों की तुलना में अधिक क्यों होती है? तीव्र सहवहन धाराओं के द्वारा के कारण उष्मा का अधिक ऊंचाई तक पहुंचना। अगला क्वेश्चन है, क्षोभमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली संक्रमण परत को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। अगला क्वेश्चन है, ट्रोपोपॉस पर तापमान भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग कितना होता है? लगभग 80 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ता है ओजोन द्वारा पराबैंगनी किरणों के अवशोषणों के कारण। अगला प्रश्न है, वायुयान उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सबसे आदर्श मानी जाती है? समताप मंडल, क्योंकि यह मौसमी हलचलों से मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स वायुमंडल की किस परत में कभी कभी देखे जाते हैं? समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जहां तापमान सबसे कम लगभग 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सबसे कम मतलब -100 डिग्री सेल्सियस होता है मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर। अगला क्वेश्चन है, उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में प्रवेश करते हैं घर्षण के कारण जलने लगते हैं? मध्य मंडल में। अगला क्वेश्चन है, आयन मंडल वायुमंडल के किस मंडल का हिस्सा है? बाह्य वायुमंडल का। और जो ये क्वेश्चन है, ट्रोपोपस पर तापमान भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग कितना होता है? तो -80 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, आयनमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान अत्यधिक तेजी से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करने वाली परत कौन सी है? आयनमंडल है। अगला क्वेश्चन है, आयनमंडल की किस परत से दीर्घ रेडियो तरंगें परावर्तित होती है? परत डी।
अगला क्वेश्चन है केनेली हेविसाइड परत आयनमंडल की किस परत को कहा जाता है? परत मध्यम रेडियो तरंगों का परावर्तन ई परत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एप्लेटन पर्वत आयनमंडल की किस परत का नाम है? परत एफ लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश वायुमंडल के किस भाग में बनते हैं? तो ये आयनमंडल में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे बाहरी परत जहां गैसें अत्यंत विरल होती है क्या कहलाती है? बहिर्मंडल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है बहिर्मंडल के मुख्य रूप से किन हल्की गैसों की प्रधानता होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन है रसायन मंडल वायुमंडल की किन परतों को मिलाकर कहा जाता है? समताप मंडल का ऊपरी भाग और मध्य मंडल। अगला क्वेश्चन है समताप मंडल की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? टिजरेंस डी बोर्ट। समताप मंडल की खोज का श्रेय टिजरेंस डी बोर्ट। अगला क्वेश्चन है रासायनिक संगठन के आधार पर सममंडल में कौन सी 3 परतें शामिल हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। अगला क्वेश्चन है विषम मंडल की शुरुआत किस ऊंचाई के बाद होती है? लगभग 80 से 90 किलोमीटर मध्य सीमा के ऊपर। अगला क्वेश्चन है विषम मंडल की सबसे निचली आणविक परत किस गैस की होती है? आणविक नाइट्रोजन गैस की परत होती है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी प्राकृतिक गैस कौन सी है? जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है पृथ्वी का अल्बिडो मुख्य रूप से वायुमंडल में किस घटक द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? बादलों की आवरण द्वारा। दोस्तों ये थे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, साथ में आपको हमारा कंटेंट भी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं एक अच्छे और बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।